हेलो गाइस, आज इंडिया बुक के चैप्टर नंबर 320 एंड मास कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में आपका स्वागत है। लेट्स सी व्हाट वी हैव टुडे। पॉलिटी चैप्टर इससे बहुत बड़ा है और इवन इसके अंदर भी इंडिया बुक के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने दिया है। लेकिन अगर पता ही है पॉलिटी अगर ढंग से पढ़ना होगा तो हमें लक्ष्मीकांत की जरूरत पड़ेगी। काफ़ी कुछ ओवरलैप होता है और उसमें कुछ क्लियर है भी नहीं, ठीक है, और ढंग से बताया भी नहीं है। तो मैंने उतना ही कवर करने की कोशिश की है जो लक्ष्मीकांत में हमें यहाँ जो इसमें अलग से दिया हुआ है एक्स्ट्रा जो मटेरियल, ठीक है। लेट्स सी। इसमें एक कंसल्टेटिव कमेटी का था जो हम यूजुअली लक्ष्मीकांत में मिस करते रहते हैं, ठीक है। ये जो फंक्शनिंग ऑफ द जो कंसल्टेटिव कमेटीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट होती है, ये वेरियस मिनिस्ट्री को साथ में दी जाती हैं। ये करता कौन है, बनाता कौन है, ये बनाती है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, ठीक है। तो जो कंसल्टेटिव कमेटीज़ होती हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स का फंक्शन है, ठीक है। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल वगैरह को छोड़ दो उसको। ये करता क्या है, जो ऑब्जेक्टिव क्या होती है कंसल्टेटिव कमेटीज़ का, ये फॉरम बना देती हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देंगी जहाँ पे इनफॉर्मल डिस्कशन होंगे बिटवीन द एमपीज़, मिनिस्टर्स, सीनियर ऑफिसर द गवर्नमेंट। किस चीज़ पे डिस्कशन होंगे? पॉलिसीज़ पे, प्रिंसिपल्स पे, प्रोग्राम्स पे गवर्नमेंट के एंड देन उनके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। तो एक तरह से कंसल्टेशन होगा, बातचीत होगी, आपस में डिस्कस करेंगे इश्यूज़ को, ठीक है। जो भी मिनिस्टर होगा उस मिनिस्ट्री का या मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा इंचार्ज, ठीक है, डिपेंड करता है कौन सी मिनिस्ट्री होगी, किस पे होगा, किसी के मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज होते हैं, वो उस कमेटी का चेयरमैन बन जाएगा, ठीक है। ये चेयरमैन बन गया। एंड मिनिमम जो मेंबरशिप होगी किसी भी कमेटी की वो 10 होती है और मैक्सिमम होगी 30। कंसल्टेटिव कमेटीज जो होती हैं, जब भी लोकसभा डिसॉल्व होगी तब वो अपने आप डिसॉल्व हो जाती हैं और हर लोकसभा के रिकॉन्स्टिट्यूशन होने पे, दोबारा आने पे वो दोबारा बन जाती हैं, ठीक है। एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट। हाँ, इसमें आ गया कि जो गवर्नमेंट की जो बॉडीज़ होती हैं, कमिटीज़ होती हैं, उन पे कुछ मेंबर्स का नॉमिनेशन किया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो पार्लियामेंट्री अफेयर होता है वो ही इसको नॉमिनेट करता है इन लोगों को, ठीक है। कुछ ऐसी बॉडीज होती हैं स्टैचुटरी बॉडीज, जहाँ पे जो स्टैचूट ऑफ बाय लॉ ऑलरेडी फ्रेम मतलब हो चुके हैं, बनाए जाते हैं, वहाँ पे ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं हाउसेज के वो करते हैं, ठीक है। तो याद रखना, ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर करेगी, नॉमिनेट एमपीज़ को कहाँ करेगी? कमिटीज़, काउंसिल, बोर्ड्स, कमीशन सब में, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप करती है हर मिनिस्ट्री के अंदर। लेकिन कुछ केसेस में जो स्टैचुरी और अदर बॉडीज़ होती हैं, वेयर द स्टैच्यू और द बायलॉज फ्रेम्ड देयर अंडर प्रोवाइड्स दैट एमपी टू बी अपॉइंटेड देयर ऑन विल बी नॉमिनेटेड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, ठीक है। तो कुछ ऐसे जिसमें स्टैट्यूटरी बायलॉज ऑलरेडी मेंशन करते हैं कि ऐसे बननी चाहिए, वहाँ पे ये अपने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे वो डिटेल करेंगे उन लोगों को वहाँ पे ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। और फिर आता है कि जो मेंबर को जो नॉमिनेट किया जाता है वो उन्हीं को वहीं पे नॉमिनेट किया जाएगा जहाँ जिसको इंटरेस्ट है, किसी को एग्रीकल्चर में, किसी को कहीं पे है, ठीक है। फिर आता है यूथ पार्लियामेंट कमीशन। यूथ पार्लियामेंट कमीशन भी यही मिनिस्ट्री कराती है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, ठीक है। तो जो अपने जो यंगस्टर्स होते हैं, जो यंग जनरेशन है, उनके डेमोक्रेटिक इथोज को डेवलप करने के लिए ये स्कूल्स में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर ये यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन करवाया जाता है। देन वी हैव द गुड्स एंड गुडविल डेलीगेशन। जो गुडविल डेलीगेशन होता है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर ही करवाती है। ये क्या करती है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से गुडविल डेलीगेशन होगा, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन मेंबर्स होते हैं, वो एमपीज़ होते हैं, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इनको हम दूसरे कंट्रीज़ के अंदर भेजते हैं और वहाँ वाले जो कंट्री के जो एमपीज़ होते हैं, उनके जो डेलीगेशन होते हैं, वो अपने हम यहाँ पर उनको रिसीव करते हैं, ठीक है। ये तो इसको गुडविल डेलीगेशन होता है कि वहाँ पे जाके उनके फंक्शन देखें, बातचीत करें, कोऑपरेशन बढ़ाएं वगैरह वगैरह, ठीक है। और ये सारा काम थ्रू होता है किसके? एमईए के थ्रू, ठीक है। फिर वेलफेयर होता है। अब एमपीज अगर दिल्ली में रह रहा है, कोई केरला से आया है, कोई उधर नॉर्थ ईस्ट से आया है, इवन राजस्थान के जैसे कुछ होते हैं, गुजरात, जो जिनको ज़्यादा कुछ पता होता नहीं, तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर ही उनका लुक आफ्टर करती है। ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल दिल्ली में करवाना, कोई असिस्टेंट चाहिए तो वो देना, ठीक है। देन वी हैव द कैबिनेट सेक्रेटरीट। ये भी आई थिंक उसमें मिसिंग था लक्ष्मीकांत में, आई डोंट नई वाली में आया नहीं आया। ये पीएम के अंडर में काम करता है। पहली बात तो इसकी जो इस कैबिनेट सेक्रेटरी जो हेड होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, उसका नाम होता है कि उसका जो पोस्ट है उसका नाम है कैबिनेट सेक्रेटरी। ये कैबिनेट सेक्रेटरी ही एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है किसका? सिविल सर्विसेज बोर्ड का, ठीक है। और ये सिविल सर्विसेज बोर्ड, ये सवाल जो था आई थिंक 2015 में आया था ये, ठीक है। तो याद रखना है इसको आपको यहाँ पे, ठीक है। द बिजनेस अलॉटेड टू द कैबिनेट सेक्रेटरीट इज सेक्रेटरियल असिस्टेंट टू द कैबिनेट एंड कैबिनेट कमिटीज़। तो कैबिनेट में कौन कौन आते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, उनको सेक्रेटरियल असिस्टेंट देना, कैबिनेट कमिटीज़ को असिस्टेंट देना, रूल्स ऑफ बिजनेस को हेल्प करना, ठीक है। अभी और क्या करती है ये? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स थे 1961 वाले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल उनको फैसिलिटेट करती है, स्मूथ ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। मिनिस्ट्रीज का, डिपार्टमेंट ऑफ का, उनको हेल्प करती है कि वो रूल्स को फॉलो करें, और डिसीजन मेकिंग के अंदर उनको हेल्प करती है। इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन का काम करवाती है वो। मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो डिफरेंसेस हो रखे होते हैं उनको सॉल्व करती है, ठीक है। एंड देन वो जो क्या करती है, जो पीएम अपने ये जो प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, उनको जो मेजर एक्टिविटीज़ होती है हर डिपार्टमेंट, हर मिनिस्ट्री की, उनसे उनको इन्फॉर्म करवाती रहती है कि यार ये यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है। मंथली समरीज देती रहती है उनको। मैनेजमेंट एंड द कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज इन सच ए सिचुएशन इज आल्सो वन ऑफ द फंक्शंस हो गया।
फिर ये होता है कैबिनेट जो सेक्रेटरीट है बहुत ही अच्छी मैकेनिज्म है किस चीज़ के लिए, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए, बिकॉज कैबिनेट सेक्रेटरी जो भाई साहब होते हैं वो हेड ऑफ द सिविल सर्विसेज है, ठीक है। तो सारे सेक्रेटरी उससे नीचे होते हैं उस रैंकिंग के अंदर, तो सेक्रेटरी सब उसको कैबिनेट सेक्रेटरी को इन्फॉर्म करते हैं और उनके अंदर वो सारा काम करवाता रहता है उनके थ्रू। नेक्स्ट वी हैव, हाँ ये एक उन्होंने बनाया है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट डिवीजन। आपको मैंने लास्ट वाले वीडियो नंबर 2 में देखा होगा कि एक वो था PFMS था जो नीति आयोग के अंडर में है, ये चेक करना आप क्या होता है ये, ठीक है। ऐसे ही एक और ये है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट डिवीजन रिजल्ट्स फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट, ये बनाया गया था 2009 के अंदर, ठीक है। तो इसमें फुल फॉर्म इसकी ये PMES आ गई यहाँ पे, वो PFMS था, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन सिस्टम है ये, ठीक है। ये किसके अंडर में आता है, कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर में जो डिवीजन है ये टोटल, ठीक है। और ये हेड कौन करता है, सेक्रेटरी करता है कोई, और ये मैकेनिज्म क्या है इसकी, रिजल्ट्स फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट है एक। इसमें क्या करता है कि ये परफॉर्मेंस कोऑर्डिनेटर हर मिनिस्ट्री के ढूंढने जाएंगे, वो हर मिनिस्ट्री के लिए एक RFD तैयार करेंगे कि भैया हम ये काम करना चाहते हैं और इतने काम में हम करके दिखाएंगे, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ द ईच फाइनेंस ईयर के बारे में हर डिपार्टमेंट एक अपना RFD प्रिपेयर करेगा, प्रायोरिटी सेट करेगा और मिनिस्टर बताएगा यार ये करना है, ये करना है, हमें इसको ऐसे फॉलो करना है, इतने टाइम में कंप्लीट करना है, एजेंडा वगैरह जो गवर्नमेंट के वो होते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। वो 3 क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर कि हमारे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक्शंस क्या क्या लेंगे और डिग्री ऑफ प्रोग्रेस क्या क्या हो गई है, ठीक है। तो ये RFD होता है और ये जो होता है ये बाद में क्या होगा, डिस्कस करने के बाद में, फाइनलाइज करने के बाद में इसमें ये सारे जो उसमें ये जो मिनिस्टर्स को फिर हेल्प करता है क्या कि रियलिस्टिक टारगेट्स हमें लेने हैं, और फिर ये जो होगा ये फिर कैबिनेट सेक्रेटरी उसको अप्रूव कर देगा और हर साल के एंड के अंदर ये देखेंगे कि रिव्यू एंड प्रिपेयर करेंगे भैया जो आपने जो बोला था हम ये करेंगे वो किया या नहीं किया है, ठीक है। वो जो रिपोर्ट होती है वो हर साल के 1 मई को रिलीज करने की बात होती है, ठीक है। ये NIC नेशनल इन्फॉर्मेटिव सेंटर के थ्रू ये उन्होंने कोलैबोरेशन एक वो बनाया है, एक सॉफ्टवेयर बनाया है, उसका नाम है रिजल्ट फ्रेमवर्क मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये आपको पता होना चाहिए, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट डिवीजन हो गई, ये परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन सिस्टम है, ये कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंडर में आता है। एंड वी हैव नेक्स्ट ये एडमिशन रिफॉर्म्स एंड दी पब्लिक ग्रीवेंसेज होता है, जो ये रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज को डील करने के लिए एक नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट के अंदर, उसका नाम है ये डिपार्टमेंट ऑफ एडमिशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज। सारे रिफॉर्म करने के लिए वगैरह डील करने के लिए होती है। यही डिपार्टमेंट E-ऑफिस मिशन को मिशन मोड प्रोजेक्ट के अंदर नेशनल गवर्नेंस प्लान्स में इम्प्लीमेंट कर रहा है। ये सारा डिसेमिनेट करता है इन्फॉर्मेशन को कि रिफॉर्म में क्या क्या करना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं, पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल कैसे करनी है, एक्टिविटीज़ को अंडरटेक करता है वगैरह वगैरह। कुछ खास है नहीं इसके अंदर, बट ये पता होना चाहिए कौन सा क्या करता है। देन वी हैव यहाँ पे एक उन्होंने बनाया है कि ये सिविल सर्विसेज डे कब आता है, अब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं पता होना चाहिए, ये है 21 अप्रैल को, ठीक है। यहाँ पे अपने आप को रीडेडिकेट करते हैं कि भैया हम अपने आप को वो कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा रहे हैं सिटीजन्स के कॉज के लिए, ठीक है, राइट। एंड देन हम अपने जो कमिटमेंट है उसको रिन्यू कर रहे हैं फॉर पब्लिक सर्विस एंड एक्सेलेंस एंड वर्क, यस, ठीक है। और ये होता कहाँ फंक्शन इसका, वो पहली बार हुआ था अप्रैल 21, 2006 में। इस दिन सिविल सर्वेंट को अवार्ड मिलता है PM के द्वारा, आई डोंट नो 21 अप्रैल को ये डेट चूज़ क्यों की गई थी ये बताना है, क्योंकि इसी दिन श्री वल्लभ भाई पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया उसने फर्स्ट बैच ऑफ IAS ऑफिसर्स को एड्रेस किया था, ठीक है। इसलिए उन्होंने 21 अप्रैल को ये सारा किया जाता है। देन वी हैव द ग्रीवेंस रिड्रेसल, ये एक उन्होंने एक वो वेब बेस्ड एक वो सिस्टम बनाया, उसका नाम है CP ग्राम्स। बिकॉज ये नाम ऐसा है तो उसको पूछा जा सकता है, ठीक है, स्पेशल से अच्छा से सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है, 2008 में लेके आए थे। ये सारे जो मिनिस्ट्रीज हैं अपनी डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन उनको इंटरलिंक कर देता है, ठीक है। और इसके थ्रू आपको ग्रीवेंस को रिड्रेस मतलब अपनी कोई प्रॉब्लम चल रही होगी आप उसको डाल दोगे वहाँ पे, तो पूरा रिड्रेस वो उसमें दिखता रहेगा सबको, कौन सी मिनिस्ट्री कैसे कर रही है, क्या कर रही है, कैसे काम होगा। फिर उन्होंने एक नया सिस्टम लेके आए थे, ये सेवत्व मॉडल बोलते हैं इसको, पब्लिक सर्विस डिलीवरी वाला। वैसे तो प्रीलिम्स में खास इसका इंपॉर्टेंस है नहीं है, एथिक्स के काम के उसमें थोड़ा सा उसका यूज़ है। सेवा प्लस उत्तम हो गया, सर्विस एंड उत्तम मतलब एक्सीलेंट हो गया, ठीक है, आइडिया ऑफ सर्विस। तो उन्होंने क्या किया है कि जो गवर्नमेंट के अंदर जो माइंडसेट होता है कि जो रूलर वाला कि हम तो वो हैं जो राज कर रहे हैं, उससे हटाने के बजाय वो हम सेवा कर रहे हैं, वैसा वाला माइंडसेट लाने के लिए ये मॉडल लेके आया गया था, ठीक है। और इस मॉडल के जो की है वो गुड गवर्नेंस है, ठीक है। सेवोत्तम को उन्होंने ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया है पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू। डिपार्टमेंट ऑफ जो पोस्ट है अपना, जो पोस्ट ऑफिस वाला जो डिपार्टमेंट होता है, उसने पहली बार इसको कंप्लीट किया 2007 एंड 8 के अंदर। एंड जो गोल्ड डाकखाना अपने न्यू दिल्ली के अंदर है उसको पहला सर्टिफिकेट मिला था उसके अंदर कि आपने फर्स्ट जो प्रॉपर सेवोत्तम मॉडल के हिसाब से पहली बार इसमें इस डिपार्टमेंट के इस गोल्ड डाकखाना ने काम किया था, ठीक है। इसका जो बेनिफिट क्या होता है इस मॉडल का, ये जरूर याद रखना है हमको, सिटीजन एम्पावरमेंट, कि आप जनता को, जो सिटीजन होता है, आम नागरिक जो होता है, उसके पास पावर आती है, ठीक है, ही फील्स एम्पावर्ड।
ना कि जो ऊपर बैठा है, जो बाबू बैठा है, जो ब्यूरोक्रेट बैठा है कि वो पावरफुल फील करे। होना चाहिए उल्टा, ठीक है। वेल इन्फॉर्म्ड होता है, एक चार्ट वगैरह वगैरह कुछ बना दिए, कुछ नथिंग मच हियर मोर। हाँ, ये आ गया। फिर ई गवर्नेंस, इसके अंदर ई ऑफिस मिशन बोर्ड प्रोजेक्ट चलता रहता है। कैबिनेट अप्रूवल आया था मई 18, 2006 को। डैर्प वही डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस ने क्या कर दिया, उनको नोडल डिपार्टमेंट बना दिया इस डिपार्टमेंट को, ठीक है, ताकि ये क्या करेगा, इम्प्लीमेंटेशन करेगा ऑफ ई ऑफिस मिशन मोड प्रोजेक्ट का अंडर दी NEGP, ठीक है। और इसमें कुछ इम्प्रूव करना होता क्या, ये ऑफिस में होगा क्या, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, वो अपना काम अच्छे से कर पाएंगे, टाइम पर कर पाएंगे, ऑटोमेशन होगा, नॉलेज मैच वगैरह वगैरह, नथिंग मच हियर। हाँ, अब आता है कमिटीज़ एंड समिति। बाकी कमिटीज़ तो ऑलरेडी आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगे। एक कमेटी ये थी केंद्रीय हिंदी समिति, ये 1967 के अंदर आई थी। इसको PM जो है अपने वो चेयर करते हैं, ठीक है। ये एपेक्स पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, किस चीज़ के लिए, जो गाइडलाइन निकालती है प्रोपगेशन एंड प्रोग्रेसिव यूज़ ऑफ हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, ठीक है। इसके अलावा PM और क्या क्या हेड करता है, अगर आप ये पूछें तो सिंपल सा है, अपना जो नेशनल काउंसिल ऑन एड्स है, ठीक है, और ये है अपनी जो नीति आयोग है, केंद्रीय हिंदी से बता दिया मैंने, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बता दिया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो गया, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है अपना, फिर नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन भी है, फिर नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, इंटीग्रेशन काउंसिल, और जो अपना नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा के अंडर में जो नेशनल क्लीन जो गंगा अथॉरिटी है जो भी है, वो भी PM ही हेड करता है। तो ये याद रखने कुछ पॉइंट्स, ठीक है, और नेट पे चेक कर लेना इनको। फिर एक हिंदी सलाहकार समिति बनाई थी उन्होंने 1970, वो क्या करती हैं कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है उसके थ्रू रिव्यू करती रहती है, ठीक है। और इस कमेटी के अंदर क्या होता है, 20 मेंबर ऑफ लोकसभा, 10 ऑफ राज्यसभा होते हैं इसके अंदर। कुछ काम का नहीं था ये पिछले वाला, पहला याद रखना आप, केंद्रीय, ऊपर वाला हिंदी समिति वाला, एंड इसमें कुछ फिर सेंट्रल ऑफिशियल कुछ बकवास है, ये टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमेटी है इसके अंदर। ये अवार्ड स्कीम हिंदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी लैंग्वेज के लिए 3 टाइप के अवार्ड दिए जाते हैं, इंदिरा गांधी राजभाषा अवार्ड, इंदिरा गांधी ओरिजिनल हिंदी बुक राइटिंग स्कीम, कैश अवार्ड भी होता है इसमें, और राजीव गांधी नेशनल अवार्ड स्कीम। तो जो राजभाषा अवार्ड होती है, ये राजभाषा मीन्स नेशनल लैंग्वेज, उसमें क्या है 1980 से चली आ रही है। हर मिनिस्ट्री को, डिपार्टमेंट को, बैंक हो गया, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो गए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो गए, जो PSU होती हैं अपनी, या टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमेटी होती है, अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया है, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट किया है इम्प्लीमेंट करने में क्या ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी को, तो उनको ये प्राइज़ मिलता है। अब जो ओरिजिनल हिंदी बुक राइटिंग स्कीम है जो इंदिरा गांधी ओरिजिनल ये, उसमें जो अपने गवर्नमेंट के जो वर्कर होंगे, रिटायर्ड एम्प्लॉई होंगे या वर्किंग होंगे, या बैंक फाइनेंस के वो हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हो गया, ऑटोनमस बॉडीज़ हो गई, अगर वो ओरिजिनल हिंदी बुक लिख रहे हैं हिंदी के अंदर, तो उनको कुछ मिलेगा प्राइस। राजीव गांधी ने भी एक नेशनल अवार्ड स्कीम लगाई है फॉर ओरिजिनल बुक, लेकिन ये बुक किस में लिखी जाएगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, तब उनको प्राइज़ मिलेगा, वो भी हिंदी के अंदर, ठीक है। ये देख लेना, बिकॉज ये इंडियन बुक में है तो पूछ सकता है। फिर आ गया म्यूनिसिपैलिटीज़। म्यूनिसिपैलिटीज़ के अंदर ऑलरेडी कवर हो चुका होगा लक्ष्मीकांत पे, लेकिन यहाँ देख लीजिए कि फर्स्ट आई थी 1688 में, कौन सी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दी ये मद्रास, ठीक है, और लेटर इन दी बॉम्बे एंड कलकत्ता इन 1726। तो याद रखना, मद्रास, बम्बई, कोलकाता, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो आर्टिकल 40 है, वो क्या बोलता है, जो गांधीयन जो 3 टाइप के DPSC बना रखे हैं हमने, गांधीयन, सोशलिस्ट, लिबरल वाला, इसमें चेक कर लेना कि किधर गया, कि जो ये स्टेट को स्टेप्स लेने चाहिए कि हम क्या करें, विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करवाएं, लेकिन इसी 47 में कोई मेंशन नहीं है म्यूनिसिपैलिटीज़ का, ठीक है। उसमें क्या किया था, एंट्री 5 ऑफ द स्टेट लिस्ट के अंदर उन्होंने डाला था कभी कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होंगी वो स्टेट्स के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक ये जरूर याद रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 40 के अंदर इसका मेंशन नहीं है, केवल विलेज पंचायत का ही है, लेकिन स्टेट लिस्ट की एंट्री 5 के अंदर म्यूनिसिपैलिटीज़ का मेंशन है, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन का फिर लास्ट में 2-3 पेज थे, तो उसमें कुछ टर्म्स बार बार आती हैं, पता ही होगा आपको, इलेक्शन ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, VVPAT क्या होता है, वोटर वेरीफायर पेपर ऑडिट ट्रेल जो होती है, जो अपने सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस करके फाइल करके उन्होंने ये मतलब ये इलेक्शन कमीशन को बोला था ये करवाने के लिए। इसमें होता है कि जो भी आप बटन दबाओगे और जिस बटन के सामने जो भी वो होगा जो साइन होगा किसी पार्टी का, तो उसकी पर्ची बाहर निकल के आ जाएगी, तो वो एक इंडिकेशन होगा कि आपने जहाँ बटन दबाया है वो उसी पार्टी को ही गया है, ठीक है, उसी कैंडिडेट को ही गया है, तो उसके लिए वोटर वेरीफाइबल था ये। फिर आता है एपिक। एपिक क्या होता है, इलेक्टर फॉर आइडेंटिटी कार्ड है, उसमें बार बार टर्म्स आती रहती हैं। स्वीप क्या होता है, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, कि वोटर को एजुकेट करना, उनको बोलना कि भैया आके आप वोट डालें, इसको स्वीप रिफॉर्म ये बोलते हैं। तो 4-5 टर्म्स थी, ये जरूर याद रखना है, यहाँ नहीं तो कहीं पर आप मेंस में याद आ जाएगा। 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे मनाया जाता है, और 26 जनवरी को आपको ऑलरेडी पता ही होगा
लोकसभा के 2014 के अंदर 66.4% लोगों ने आके वोट डाला था और ये हाईएस्ट है। 1986 में 64 थे और पिछले वाले 2009 के अंदर केवल 58 लोग थे % लोग। इसमें एक मेन चीज़ हमें ये देखना है, फीमेल टर्नआउट। फीमेल टर्नआउट एक स्वीप का ऑब्जेक्टिव था। स्वीप क्या था? सिस्टमिक वोटर एजुकेशन, इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। तो फीमेल्स को घरों से निकाल के वोटिंग जो बूथ होते हैं वहाँ पे लेके आना था। उन्होंने आके 65.63 वोट डाले हैं अगेंस्ट 55.8, जो पिछली बार 2009 में केवल 55% औरतें ही आई थी, जो 65 आई हैं। मेल टर्नआउट 67 पॉइंट रहा है, तो ये बहुत बड़ा वाला उन्होंने अचीवमेंट किया है इस बार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर है लॉ एंड जस्टिस। पॉलिटी में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, कुछ बचा नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं लॉ एंड जस्टिस में क्या है। इंडिया के अंदर 24 हाई कोर्ट्स हैं। इसमें 3 हैविंग जुरिडिक्शन मोर देन 1 स्टेट, और दिल्ली का अपना अलग, ये यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद अपना खुद का हाई कोर्ट है ना। हम ये पूछ सकते हैं कि 3 हाई कोर्ट हैं कौन कौन से, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो पंजाब हरियाणा है वो दोनों चंडीगढ़ के अंदर बैठते हैं, उसी में चंडीगढ़ की यूनियन टेरिटरी भी आती है। दूसरा अगर हम देखें तो महाराष्ट्र गोवा का एक है। ठीक है, और तीसरा हम यहाँ देखें तो इधर आएंगे, ये गुवाहाटी हाई कोर्ट है, उसमें आसाम, नागालैंड, मिजोरम ये आते हैं, और अरुणाचल प्रदेश भी आता है। लेकिन अभी जो डिवीज़न हुआ है अपना तेलंगाना और इसका आंध्र प्रदेश का, वो दोनों भी हैदराबाद हाई कोर्ट के थ्रू ही वो उनके अंदर हो रहा है। तो इसने ये मेंशन किया नहीं है, थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसका क्या रीज़न आई डोंट नो, बट ये सोचना पड़ेगा। बाकी अगर हम ये देखें कि जो अपनी जो ये हैं यूनियन टेरिटरीज़ हैं, तो जो लक्षद्वीप है वो किसके अंडर में आती है? केरला में। अंडमान निकोबार है वो किस में आते हैं? अपने इधर वाले में, कलकत्ता वाले में, जो वेस्ट बंगाल के अंदर है। ठीक है, इनका नाम है कलकत्ता हाई कोर्ट, है ना। और फिर जो अपना इधर आ जाएंगे, जो पौंडीचेरी है वो आएगा मद्रास हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ बता दिया मैंने, दिल्ली का खुद का है। फिर दमन एंड दीव एंड जो दादरा नगर हवेली है, और ये दोनों किस में आएंगे? मुंबई में आएंगे। ठीक है, आई होप मैंने कोई मिस नहीं किया होगा। इसके बाद में एक उन्होंने ये लाया था, नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी लीगल रिफॉर्म्स। ठीक है, ये अचीव ट्विन गोल्स करने के लिए। ठीक है, बाय रिड्यूसिंग डिलेज एंड एरियर वगैरह कुछ खास है नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें 2 नाम याद रखना, जस्टिस डिलीवरी लीगल रिफॉर्म, तो अपने आप समझ में आ जाएगा इसमें अंदर करना क्या है। फिर ये आया था ग्राम न्यायालय, पंचायत कोर्ट, न्याय पंचायत, पंचायत अदालत, ग्राम कचहरी वगैरह। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है एक तरीके से, ये फाइनेंस असिस्टेंस देने के लिए थी। ठीक है, और ये क्या करने की इसमें सेंट्रल स्कीम उसकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं किसको? स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंटर देता है इनको। ठीक है, और फिर उसके बाद में फॉर एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द ग्राम न्यायालय, ताकि जो ये अपना जो ग्राम न्यायालय है उनके वो स्टार्ट किया जा सके। स्टेट गवर्नमेंट और जो हाई कोर्ट होंगे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट के अंदर, वो डिसाइड करेंगे कि कितने ये ग्राम न्यायालय एस्टेब्लिश करने हैं, नहीं करने, कैसे करने हैं। ठीक है, एक स्कीम चलाई है उसके अंदर, लॉ जस्टिस के जो चैप्टर था उसके अंदर थी, एक्सेस टू जस्टिस टू मार्जिनलाइज्ड। ये स्कीम की पार्टनरशिप है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इंडिया वाला, वो उसके अंदर इन्वॉल्व है, और यूएनडीपी अपना यूएन जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो इन्वॉल्व है। ये क्या कर रहे हैं? 8 ये अपने असिस्टेंट जो है ये यूएनडीएफ स्टेट है अपने, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इनके अंदर ये किया जा रहा है। इसका काम क्या है? जो भी अपने ये जो है मार्जिनलाइज पीपल हैं उनको एक्सेस टू जस्टिस देना। ठीक है, लीगल सोशल इकोनॉमिक डोमेन में स्ट्रेटजीज उनको बनाना, ये वो वगैरह। एक ये होता है सिविल डिफेंस और एक होता है होम गार्ड। अब इनमें डिफरेंस क्या है ये याद रखना। सिविल डिफेंस का मतलब ये होता है कि किसी भी जब कोई अटैक हो रहा होगा, एनी हॉस्टाइल अटैक, चाहे कहीं से भी आए, ऊपर से नीचे से आए, या कोई डिजास्टर मैनेजमेंट आए, ठीक है, या ड्यूरिंग आए या बाद में भी आ सकता है, उस टाइम पर जो लोग जो अपने उसमें इन्वॉल्व होकर सिविल डिफेंस के थ्रू, ठीक है, प्रोटेक्शन देते हैं प्रॉपर्टी, प्लेस, थिंग को, एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, ताकि वो, तो इसको सिविल डिफेंस बोलते हैं। होम गार्ड जो होता है वो रियल में एक वॉलंटरी फोर्स होती है। ठीक है, और ये क्या करती है? पुलिस को असिस्ट करती है रियल के अंदर। ठीक है, और ये सिविल डिस्टर्बेंस को कंट्रोल करती है और कम्युनल राइट्स के अंदर भी हेल्प करती है। ठीक है, पुलिस, सिविल डिस्टर्बेंसेज एंड कम्युनल राइट, ये जो पहली बार कही उसमें कर लिया गया था। और ये जो मेंबर्स होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है पुलिस के द्वारा, ताकि वो मेंटेन कर सकें लॉ एंड ऑर्डर को, क्राइम को, डकैती वगैरह, बॉर्डर पेट्रोलिंग, ये वो। इसमें आपको याद रखना कि होम गार्ड, आपको याद होगा इधर जो इसमें पंजाब में एक अटैक हुआ था, इधर जगह का नाम क्या था, दीनानगर था, क्या था, जो भी था, जिसके अंदर वो 2 टेररिस्ट आए थे, पुलिस स्टेशन के अंदर घुस के उन्होंने कुछ मार दिया था। तो जो गेट के ऊपर जो बंदे गार्ड कर रहे थे वो होम गार्ड के बंदे थे उसके अंदर। ठीक है, मुझे जगह का नाम दीनानगर है, ऐसे कुछ था शायद वो। ठीक है, तो ये इस तरह ये लोग यहाँ करते हैं, वो हेल्प करते हैं पुलिस की। सिविल डिफेंस में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन वो प्रॉपर्टी की जरूर हेल्प करते हैं जब बाहर से अटैक हो रहा होगा या डिजास्टर हो रहा होगा। होमगार्ड का काम क्या, पुलिस वाला काम करना सारा, डकैती, क्राइम, बॉर्डर पेट्रोलिंग, प्रोहिबिशन, फ्लड का रिलीफ आ गया, फायर फाइटिंग हो गई, इलेक्शन की ड्यूटीज़ के अंदर, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ के अंदर। ठीक है, और पुलिस इनको ट्रेन भी करती है।
फिर आ गया इसमें कुछ वो मेंशन किए थे, इंडो तिब्बतन जो बॉर्डर पुलिस है ना, ITBP जिसे बोलते हैं, ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर जो है ना चाइना, उसको वो करती है। मानसरोवर यात्रा को भी यही ITBP करवाती है। BSF पाक एंड जो बांग्लादेश है उसकी बॉर्डर पे हेल्प करती है। आसाम राइफल जो है उसको दो उसके वो नाम है एक्चुअली, सेंटिनल ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल। एक्चुअली मैंने इस आसाम को बहुत क्लोज से देखा है, ठीक है, और ये म्यांमार बॉर्डर के ऊपर है, ठीक है। और अगर सारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी हैं, बट जो आसाम राइफल का जो रियल में काम है दैट इज़ मोर डेंजरस जो किसी के अंदर भी, ठीक है, वेरी प्रोफेशनल, ठीक है। फिर आती है SSB, ठीक है, तो ये सीमा बल है, ये नेपाल एंड भूटान के लिए है। तो चारों आप याद रखना, ये जो लद्दाख वाला पार्ट है इधर अपना, और थोड़ा हिमाचल वाला है, या उधर जो अपना अरुणाचल वाला है, ये सारे के सारे ये अपने ITBP हैंडल कर रही है। पाक बांग्लादेश अपने BSF कर रही है, आसाम राइफल म्यांमार कर रही है, और SSB कर रही है नेपाल एंड भूटान। फायर सर्विसेज जो होती हैं ये याद रखना, जो आग वाला सारा काम स्टेट सब्जेक्ट का होता है, ठीक है। अब एक नया चीज़ आती है पर्सनल लॉज, जो अपने शादी सक्सेशन जो होती हैं, मैरिज के हो गए, डाइवोर्स हो गया, अडॉप्शन हो गया, इनको पर्सनल लॉ बोलते हैं। ये हमारे कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, ठीक है, याद रखना ये एंट्री 5 ऑफ लिस्ट 3। और ये 7 स्केड्यूल तो पता ही होगा, उसमें 3 अपनी लिस्ट होती हैं, ठीक है, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट। एंड देन यूनियन लेजिस्लेशन ने ये आर्टिकल 44 के अंदर ये काम करना पड़ता है फिर इनको। अब आता है हिंदू मैरिज एक्ट, छोटा सा ये देखना जरूरी है, बिकॉज जो हिंदू मैरिज एक्ट जो है ना वो पूरे इंडिया में काम करता है एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, एंड किसी भी हिंदू होगा जो चाहे अंदर हो चाहे बाहर, सबको लागू होगा, ठीक है। ये हिंदुओं को तो लागू होता है, लेकिन ये बुद्धिस्ट, सिख, जैन एंड इन तीनों को भी लागू होगा, टोटल 4, ठीक है। लेकिन मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी एंड जू इनको पे लागू नहीं होता है ये, क्योंकि ये जो तीनों रिलीजन है ये तीनों इंटरनल हैं, तो इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस सिमिलर होती हैं। मुस्लिम, क्रिश्चियन और जो पारसी, ज्यूज़ की जो कल्चर वो है, जो ट्रेडिशन होते हैं बाहर से आए हुए हैं, तो इनकी जो प्रैक्टिसेज हैं पर्सनल लॉ वाली ये थोड़ी डिफरेंट होती हैं, तो इनसे कवर नहीं की गई हैं, ठीक है। और ये जो एक्ट है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, ये शेड्यूल्ड ट्राइब पे भी लागू नहीं होता है जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू ऑफिशियल गजट में ऐसा लिख ना दिया हो कि भाई इस पर लागू हो जाएगा, तभी लागू होगा, वरना नहीं होता है। ज्यूज़ के लिए इंडिया के अंदर कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है, मतलब कोई कानून नहीं बनाया गया है, वो अपने हिसाब से ही करते हैं, ठीक है। फिर आनंद मैरिज एक्ट आता है, तो एक आनंद कारज एक रस्म होती है जो पंजाब में होती है, वो सिखों की एक वो उसी को बोलते हैं, ठीक है। मैं इसको मैरिज सेरेमनी है मतलब रियल में, ठीक है। आनंद कारज मतलब कि हैप्पीनेस का काम, एंड मैरिज इज हैप्पीनेस, ठीक है, ठीक है। सिख मैरिज सेरेमनी जो हो गई वो आनंद को बोलते हैं, ठीक है, कस्टमरी आ गया, एंड इसको वो उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू पहले करवाया था। ये किया आ गया है कि हाँ इंडिया के अंदर अभी फेमस क्या चल रहा है, तो कारा चल रही है, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी जो है, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन उसमें चाइल्ड एंड डेवलपमेंट में आती है। ये जो क्या करते हैं कि अडॉप्शन का काम करती है, ये इंटर कंट्री हो गया, नॉर्मल अपनी कंट्री में सबको वो डील करती है। एक हेग वो है कन्वेंशन है अडॉप्शन वगैरह के लिए, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई अभी वो नहीं है, अडॉप्शन के लिए लॉ नहीं है। जो थोड़ा बहुत जो किया जाता है जो हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के अंदर वो कर जाता है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में, तो अपने उसके अंदर बंदे वो उसको वो अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड दिस पारसी जो होते हैं दे डोंट हैव ए अडॉप्शन लॉ, तो अब क्या करें, तो वो गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट है 1890 का, उसके अंदर वो कोर्ट को अप्रोच करके अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन वो तब तक केवल फोस्टर केयर में ले सकते हैं कि अपनी संरक्षा में लेंगे, केवल वो उसकी केयर करेंगे, और जो बंदा बच्चा मैच्योर हो जाएगा 18 ईयर्स का हो जाएगा, वो अपने आप कुछ कहीं भी कुछ भी करने में फिर उसको छूट मिल जाती है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। और उनको बच्चों को लीगल राइट ऑफ इनहेरिटेंस भी नहीं होता कि वो वापस लौट के आए बोले मुझे तो हक चाहिए अपनी आपकी संपत्ति के अंदर, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कौन से में, इसमें नीचे वाले में, गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट में, ठीक है। तो सेम फॉरेनर्स अगर उनको बच्चा चाहिए तो भी इसी एक्ट के अंदर, गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट के अंदर उनको कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा। ये एक MCQ बनता है इधर। फिर या बार बार न्यूज़ आ रही है अपनी जो कुछ पार्टीज़ हैं ये पीछे पड़ी हुई हैं कि हम तो हार गए, तो इसमें वो है धांधली है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर। बनाती कौन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अब आ गया अपना थर्ड लास्ट स्लाइड है ये। मास कम्युनिकेशन में बहुत ढूंढा, कुछ था नहीं, ठीक है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के न्यूज़ में बार बार आती है, जब भी कोई मिनिस्टर हो गया, गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेती है किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ या कुछ करती है, तो ये पीछे से खड़े हो गए फटाफट खड़े हो जाते हैं आके कि ये मत करो वो मत करो। तो न्यूज़ में जो कुछ चीज़ रहती है तो पता होना चाहिए हमें, है क्या, स्टैचुरी है, क्वासी जुडिशियल है, ऑटोनोमस अथॉरिटी है, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखना, स्टैचुरी, क्वासी जुडिशियल, ऑटोनोमस अथॉरिटी। पार्लियामेंट ने मैंडेट किया था ट्विन ऑब्जेक्टिव के लिए, 2 काम दिए, क्या दिए, फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड मेंटेनिंग एंड इंप्रूविंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ द न्यूज़पेपर एंड न्यूज एजेंसी इन इंडिया,
ठीक है, कि आप पहले तो फ्री रहो, दूसरा उनको इम्प्रूव भी करो स्टैंडर्ड्स को, है ना। चेयरमैन होता है, 28 मेंबर होते हैं। चेयरमैन कौन होते हैं भाई साहब, ये होते हैं रिटायर सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या तो बैठा हुआ होगा या रिटायर हो चुका होगा, मतलब ऑलरेडी सर्व कर रहा है या रिटायर्ड हो चुका है। 28 मेंबर में कौन होंगे, 20 बंदे जो होंगे वो आएंगे प्रेस से, कि अपने 20 बंदे उन्होंने प्रेस से ले लिए, और 8 जो आएंगे वो आएंगे जो रीडर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए। वो कौन होते हैं, जो अपने ये 3 लोकसभा के मेंबर आएंगे और 2 राज्यसभा के आएंगे। बाकी फिर प्रीमियर लिटरेरी लीगल बॉडीज़ ऑफ द कंट्री, यूजीसी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, साहित्य अकादमी, इनके मेंबर आ जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 है ना, तो 5 हो गए, 3 8 हो गए, और 20 अपने प्रेस के आ गए। काम क्या होता है, इसके पास अपने फंड होते हैं परफॉर्मेंस के लिए, ताकि इसकी वो ऑटोनॉमी बची रहे, ठीक है, या वो न्यूज़पेपर से फीस कलेक्ट करती रहती है वगैरह वगैरह, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी वो ग्रांट देती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।